हाल ही में अमेरिका की एप्स्टीन फाइलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो भारत में निठारी कांड ने हमें झकझोर दिया था। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो हेडलाइंस और कानूनी दांव-पेंच के पीछे एक बहुत ही गहरा, परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। कोई इंसान इतनी हद तक क्रूर कैसे हो सकता है? किसी के अंदर से हमदर्दी, प्यार, दया, ये सब पूरी तरह खत्म कैसे हो जाता है? आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे क्रूरता और सामाजिक विचलन के मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के व्यवहार की जड़ें कहाँ हैं। क्या वो बचपन के अनुभवों में छिपी हैं या उन मनोवैज्ञानिक वजहों में जो लोगों को कट्टर और चरमपंथी विचारधाराओं की तरफ खींचती हैं। चलो इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो ज्यादातर जो रिसर्च है वो इसी की तरफ इशारा करती है कि कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन में ही हो जाती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प भारतीय शब्द का जिक्र है, आसुरी वृत्ति। इसका मतलब है एक तरह से बिना किसी रोक टोक के बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना। जी, है ना? एग्जैक्टली। निर्मम भोग, और लगता है जैसे ये आज के जमाने के लिए ही लिखा गया हो। आसुरी वृत्ति सुनने में बहुत पुराना शब्द लगता है, पर रिसर्च इसे आज की परवरिश से जोड़कर देखती है। और बात सिर्फ बच्चों को मारने पीटने की नहीं है। कभी कभी ये बहुत सूक्ष्म होता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे के जीवन के शुरुआती 3 साल वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय में बच्चे का दिमाग प्यार और सुरक्षा का अनुभव करना सीखता है। और ये कैसे होता है? मेरा मतलब है वो क्या चीजें हैं जो इस विकास को रोक सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है माँ से स्वाभाविक नजदीकी की कमी। जब बच्चों को बहुत छोटा होते हुए भी मतलब अलग कमरे में या पालने में सुलाया जाता है, या जब माता पिता अपने आराम या सहूलियत को बच्चे की भावनात्मक जरूरत से ऊपर रखते हैं, तो बच्चे के मन में एक खालीपन रह जाता है। उसे वो सुरक्षा और अपनापन महसूस नहीं होता जो उसके भावनात्मक विकास की नींव है। और स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि 12 साल की उम्र से पहले बच्चों को हॉस्टल भेजना उनके विकास के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अच्छा, मतलब ये कि एक बच्चे को बस खिलौने और अच्छी सुविधाएं देना काफी नहीं है, उससे वो भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि ये सब नहीं होता है, तो बच्चे में कुंठा और गुस्सा वो कैसे पनपना शुरू होता है? इसके कई आम कारण इन दस्तावेजों में सामने आते हैं। पहला तो यही है भावनात्मक जरूरतों का नजरअंदाज होना। जब बच्चा रोता है या गुस्सा करता है और उसे कहा जाता है चुप हो जाओ या बड़े बच्चे ऐसा नहीं करते, तो असल में हम उसे सिखा रहे हैं कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। और फिर वो उन्हें दबाना सीख जाता है। हाँ, या फिर हिंसक तरीके से निकालना सीख जाता है। और दूसरा कारण जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है बहुत ज्यादा उम्मीदों का दबाव। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों, लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये दबाव जहर बन सकता है। सही कहा। जब एक बच्चे पर हमेशा सबसे अच्छा होने का, फर्स्ट आने का, परफेक्ट बच्चा बनने का दबाव है ना? एग्जैक्टली। तो वो लगातार एक डर में जीता है, नाकामयाबी का डर। और जब वो बार बार फेल होता है, क्योंकि कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, तो वो कुंठा, वो गुस्से में बदल जाती है। उसे लगने लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है या ये दुनिया मेरे खिलाफ है। फिर वो अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालता है जो उससे कमजोर होते हैं। एक मिनट, इसका मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि घर का माहौल वो हिंसा की पहली पाठशाला बन सकता है। अगर बच्चे अपने माता पिता को लगातार लड़ते झगड़ते, चीखते चिल्लाते देखते हैं तो वे सिर्फ नकल नहीं कर रहे होते, वे इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज सीख रहे होते हैं। वो सीख रहे होते हैं कि समस्याओं को सुलझाने का, अपनी बात मनवाने का या रिश्ते चलाने का यही तरीका है। हिंसा उनके लिए नॉर्मल हो जाती है। ये उनके व्यवहार का एक स्वीकृत नियम बन जाता है। ये सोचना भी कितना डरावना है। ये तो बहुत डरावनी बात है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? मतलब क्या हम सारी क्रूरता को सिर्फ बचपन के माहौल पे डाल सकते हैं? लाखों लोग मुश्किल हालातों से गुजरते हैं पर हिंसक नहीं बनते। बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत भी यही कहते हैं कि ये कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। ये जोखिम बढ़ाने वाले कारक हैं, कोई गारंटी नहीं है। और इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, ट्रॉमा। कोई गहरा सदमा। हाँ, शारीरिक या यौन शोषण, किसी अपने की मौत या माता पिता का तलाक। ये अनुभव बच्चे के अंदर एक ऐसा दर्द भर देते हैं जिसे वो समझ नहीं पाता। वो दबा हुआ दर्द सालों बाद किसी और रूप में, अक्सर क्रूरता या हिंसा के रूप में बाहर फटता है। इन दस्तावेजों में ADHD या कंडक्ट डिसऑर्डर जैसी न्यूरो डेवलपमेंटल स्थितियों का भी जिक्र है। और यहाँ तक कि नींद की कमी या खराब खानपान जैसी बुनियादी चीजों को भी वजह बताया गया है। बिल्कुल। जब आप इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। बच्चा जो क्रूर व्यवहार कर रहा है वो असल में समस्या नहीं है। वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक संकेत। उसके अंदर जो दर्द, जो उलझन, जो डर है, वो उसे व्यक्त करने का एक तरीका है। ज्यादातर मामलों में ये मदद के लिए एक पुकार है, जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है जिसके अंदर ये सारा दर्द, गुस्सा और कुंठा भरी हुई है। वो बड़ा हो जाता है। अब इस सारी दबी हुई एनर्जी का क्या होता है? ये कहाँ जाती है? स्रोत बताते हैं कि कैसे यही कुंठा और डर मिलकर एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण बनाते हैं। और यहीं पर व्यक्तिगत दर्द सामूहिक हिंसा में बदल जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है जिसे लगता है कि वो जीवन में लगातार असफल हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, ये उसकी कुंठा है।
अब इसमें भविष्य का डर और अपनी पहचान खोने का डर भी जोड़ दीजिए। उसे लगता है मैं असुरक्षित हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं और ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। और हर इंसान को अंदर से एक जरूरत महसूस होती है कि उसकी कोई अहमियत हो, उसका कोई वजूद हो। रिसर्च में इसे एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, क्वेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस, यानी महत्व की खोज। बिल्कुल। जब किसी को अपनी जिंदगी एकदम बेकार और बेमतलब लगने लगती है तो वो किसी ऐसी चीज की तलाश करता है जो उसे तुरंत पहचान, मकसद और ताकत का एहसास दिला सके। तो क्या ये वही चीज है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं? अपनी पहचान बनाने की कोशिश, लाइक और फॉलोअर्स के जरिए अपनी अहमियत ढूंढना। बेहतरीन कनेक्शन। बिल्कुल, यही मनोवैज्ञानिक जरूरत है। लेकिन कट्टर और हिंसक समूह इसी जरूरत का फायदा उठाते हैं और इसे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे देते हैं। वो एक असुरक्षित महसूस कर रहे इंसान से कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बेमतलब नहीं है, तुम एक बड़े मकसद का हिस्सा हो, तुम एक योद्धा हो। वो एक जटिल दुनिया के बहुत आसान जवाब देते हैं। मतलब सारी समस्याओं की जड़ वो सामने वाला ग्रुप है, उन्हें खत्म कर दो और सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की सोच। ठीक यही, इसे बाइनरी थिंकिंग कहते हैं। दुनिया को सिर्फ हम और वो, अच्छा और बुरा में देखना, और जब ये सोच और गहरी हो जाती है तो वो डिह्यूमनाइजेशन का रूप ले लेती है। मतलब सामने वाले समूह को इंसान समझना ही बंद कर देना। हाँ, उन्हें कीड़े मकोड़े या गंदगी की तरह देखना, और जब कोई इंसान ही नहीं रहा तो उस पर हिंसा करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। इन लेखों में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे स्कूल में बुली होने वाला कोई नौजवान जो घर में भी अकेला महसूस करता है, वो इंटरनेट पर किसी हिंसक ऑनलाइन ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जहाँ उसे लगता है कि उसे सम्मान मिल रहा है। हाँ, या कोई व्यक्ति जो नौकरी न मिलने या व्यापार में घाटे की वजह से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है, वो किसी कट्टरपंथी समूह से जुड़ जाता है जो उसे दुश्मन का डर दिखाकर एक नई पहचान और मकसद दे देता है। निचोड़ ये है कि कुंठा और भय एक दरवाजा खोलते हैं। अब उस दरवाजे से कोई जहरीली विचारधारा अंदर आएगी या कुछ रचनात्मक, ये इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को पहले कौन मिलता है। और इन कट्टर समूहों की बात करते हुए स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला और अनअपेक्षित उदाहरण दिया गया है जो इसी पैटर्न पर फिट बैठता है, सैटेनिक कल्चर। सच कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ शैतान की पूजा के बारे में होगा, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान सीधे तौर पर उन्हीं बातों से जुड़ता है जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि रिसर्च ये साफ करती है कि आज के दौर में जो लोग खुद को सेटनिस्ट कहते हैं, उनमें से ज्यादातर असल में किसी शैतान की पूजा नहीं करते। अच्छा। हाँ, उनके लिए ये एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक दार्शनिक विचार, एक प्रतीक या एक जीवन शैली है। तो फिर सवाल उठता है कि कोई इसे क्यों अपनाएगा? अगर पूजा नहीं है तो फिर क्या है? पहला कारण जो बताया गया है वो है विद्रोह। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। उनके लिए सेटन ईश्वर या समाज के बनाए नियमों के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये कहने का एक तरीका है, मैं अपने नियमों पर चलूंगा, मुझ पर कोई अपनी सोच नहीं थोप सकता। ये उन लोगों को बहुत आकर्षित करता है जो किसी भी तरह की धार्मिक या सामाजिक कट्टरता से घुटन महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये क्वेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस वाली बात यहाँ भी लागू होती है। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे बच्चे या अच्छे नागरिक के सांचे में फिट नहीं हो पा रहे हैं और अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं तो बुरे की पहचान अपना लेना आपको अचानक एक बहुत शक्तिशाली पहचान दे देता है। एकदम सही। ये मैं बुरा हूँ तो क्या हुआ, कम से कम मैं कुछ तो हूँ वाला रवैया है। ये उन लोगों को मनोवैज्ञानिक ताकत देता है जिन्होंने जिंदगी भर खुद को कमजोर या दबा हुआ महसूस किया है। ये बदला लेने की एक कल्पना है, कंट्रोल वापस पाने का एहसास है। और इसका एक सामाजिक राजनीतिक पहलू भी है जो काफी हैरान करने वाला है। स्रोत द सैटेनिक टेम्पल जैसे समूहों का जिक्र करते हैं जो असल में नास्तिक हैं। हाँ, वे सैटन को एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अमेरिका में ईसाई बहुसंख्यक संस्कृति को चुनौती दे सकें। वे इसे धर्मनिरपेक्षता, LGBTQ+ अधिकारों या शारीरिक स्वायत्ता जैसे मुद्दों की लड़ाई के लिए एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उनका विरोध करने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा जिज्ञासा और रोमांच का एंगल भी है। मतलब डार्क एस्थेटिक्स, हेवी मेटल म्यूजिक, हॉरर फिल्में, ये सब एक काउंटर कल्चर का हिस्सा है जो कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि ये अलग और खतरनाक लगता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब वजहों के अलावा कुछ बहुत गंभीर और दुर्लभ मामलों में इसका कनेक्शन बचपन के गहरे ट्रॉमा से भी होता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्हें इतना ज्यादा दर्द मिला होता है कि वे मानने लगते हैं कि मैं शायद बुरा ही हूँ और यही डिजर्व करता हूँ। वो उस बुरी पहचान को अपनाकर अपने दर्द को एक तरह से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये बहुत छोटा प्रतिशत है, लेकिन सबसे दुखद मामलों में यही देखने को मिलता है। हमने बचपन की उन जरूरतों से शुरुआत की जो पूरी नहीं हुई और हम कट्टर समूहों से होते हुए सैटेनिक कल्चर तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि इन सभी अलग अलग व्यवहारों के पीछे एक ही धागा है, अहमियत, पहचान और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने की एक गहरी मानवीय जरूरत, खासकर तब जब जिंदगी दर्दनाक, अन्यायपूर्ण या बेमतलब महसूस होती है। इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि क्रूरता और उग्रवाद हवा में पैदा नहीं होते हैं। वे अधूरी भावनात्मक जरूरतों, गहरी कुंठा और डर की जमीन पर उगते हैं। जब किसी इंसान को लगता है कि उसे कोई नहीं सुन रहा, उसकी कोई कीमत नहीं या उसका भविष्य अंधेरे में है, तो वो उन आवाजों की तरफ खिंचता है जो उसे ताकत और मकसद का एहसास दिलाती हैं, भले ही वो एहसास झूठा क्यों ना हो। और ये स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर खत्म होते हैं। वे कहते हैं कि कुंठा और भय जैसी भावनाओं का अंत हमेशा विनाशकारी हो ये जरूरी नहीं है।
अगर इन्हीं भावनाओं को, इसी आग को एक सही दिशा मिल जाए। तो यही ऊर्जा रचनात्मकता, कला, सामाजिक बदलाव या यहाँ तक कि एक क्रांति को भी जन्म दे सकती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। वो क्या चीज है जो ये तय करती है कि किसी व्यक्ति के अंदर की उथल पुथल सृजन की शक्ति बनेगी या विनाश की।